नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऋषि कमलेश अग्रवाल कौन है? इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने 28 बैंकों के साथ करीब 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इस व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हमने ऋषि अग्रवाल की तलाश में इंटरनेट में मौजूद तमाम खबरों को सर्च किया। इन खबरों के जरिए आप इतना भर ही जान पाते हैं कि ऋषि अग्रवाल का प्रभाव क्या था, जहाज रानी सेक्टर से संबंधित कंपनियों की क्या खबरें हैं, उन खबरों का प्रधानमंत्री मोदी के सपनों से क्या संबंध था। इस सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की काफी दिलचस्पी रही है। उनके पसंदीदा सेक्टर में 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हो जाता है। हम आगे बढ़ने से पहले सावधान करना चाहते हैं कि हमें इस स्तर पर ठोस सबूत नहीं मिले हैं, ना ही हम कोई नाम या कोई संबंध घोटाले को स्थापित करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर आप योजना और उसकी राजनीति के हिसाब से देखेंगे इन खबरों को, तब आप जान सकेंगे कि 23,000 करोड़ का घोटाला करने वाले ऋषि अग्रवाल को लेकर किस तरह से सटीक सवाल पूछे जाने चाहिए और सीबीआई और सरकार को किस तरह के जवाब देने चाहिए। 3 दिन हो गए हैं एफआईआर को, लेकिन 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करने वाले ऋषि अग्रवाल के बारे में काफी कम जानकारी है। मुमकिन है बिजनेस पत्रकार पड़ताल में लगे हों, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को हमने सूचक और शुभांगी डेढ़गवे ने जमा करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि जहाज रानी सेक्टर में हो क्या रहा था और क्यों इस सेक्टर में बैंक के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। हमने जो सावधानियां बताई हैं उसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। रविवार के दिन कुछ अखबारों में जब इसकी रिपोर्ट छपी तो उनके आकार प्रकार को देखने लगा। ज्यादातर में प्रेस रिलीज से अधिक जानकारी नहीं थी, मतलब अपनी जानकारी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर पेज नंबर 12 पर छपी थी, ठीक उसी साइज की जिस साइज की यह खबर अमर उजाला के पहले पन्ने पर छपी है। सूचनाएं सभी में एक समान सी हैं, यानी जो प्रेस रिलीज में दी गई है। इसी तरह का कवरेज दूसरे अखबारों में भी हुआ है। जितना बताया गया उतना छापा गया है। अगर संपादक नाम की संस्था का समापन नहीं हो गया होता तो कम से कम कोई संपादक अपने रिपोर्टर से पूछता कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, हमारी अपनी जानकारी क्या है। 23,000 करोड़ का फ्रॉड करने वाला ऋषि अग्रवाल कहां है, किस सरकार के समय इसे क्या फायदा मिला है, इस पर रिपोर्ट और जानकारी काइकू है, किधर को है। 7 फरवरी को सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। जब विपक्ष आवाज उठाने लगता है तब रविवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है। उससे संदेह दूर होने के बजाय बढ़ जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ही कह रहा है कि 2013 में पता चल गया था कि इस कंपनी का लोन एनपीए हो गया है, मगर यह जानकारी नहीं है कि उस वक्त कंपनी पर कितने हजार करोड़ का लोन था, यह नहीं दिया गया है। उस वक्त क्यों नहीं इस बात की जांच की गई कि यह कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है। क्या 2013 के बाद भी सरकार ने उस कंपनी को जहाज बनाने का ऑर्डर दिए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि नवंबर 2013 में कंपनी का लोन एनपीए हो जाने के बाद इस कंपनी को उबारने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहले मार्च 2014 में इसके खाते को रीस्ट्रक्चर किया गया, लेकिन जहाज रानी सेक्टर में अब तक की सबसे भयंकर गिरावट आने के कारण इसे उबारा नहीं जा सका। उसके बाद जुलाई 2016 में इसके खाते को फिर से एनपीए घोषित कर दिया गया। 2 साल बाद अप्रैल 2018 में अर्न्स्ट एंड यंग नाम की एक एजेंसी नियुक्त की गई कि वह जांच कर रिपोर्ट दे। जनवरी 2019 में उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट को 2019 में सभी देनदारों की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी के सामने रखा गया, जिसमें पाया गया कि इस कंपनी ने लोन को कहीं और खपा दिया है, फंड हड़प लिए हैं और विश्वास तोड़ा है, जो कि आपराधिक है। नवंबर 2019 में एसबीआई ने पहली बार सीबीआई से शिकायत की। यह टाइमलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। आप 2013-2016 के लैंडमार्क को याद रखिए। इससे पता चलता है कि बैंकों ने 2013 में ही पकड़ लिया कि कंपनी ने जो लोन लिया है वो एनपीए हो रहा है। क्या उस स्तर पर 28 बैंकों को नहीं लगा कि लोन गलत दिया जा रहा है, या लोन का पैसा लेकर कंपनी कहीं बाहर तो नहीं भेज रही, दूसरे खाते में तो नहीं खपा रही है। 23,000 करोड़ का लोन डूब रहा है और फ्रॉड होने का पता लगाने की कार्रवाई ये बैंक अप्रैल 2018 में शुरू करते हैं। रिपोर्ट कब आती है? जनवरी 2019 में,
और सीबीआई के पास पहली शिकायत दर्ज कराई जाती है दिसंबर 2019 में। 11 महीने के बाद एसबीआई के जवाब से कुछ और सवाल पैदा होते हैं। अगर सबसे अधिक लोन आईसीआईसीआई ने दिया तो उसने सीबीआई से क्यों नहीं शिकायत की? एसबीआई ने क्यों की? एसबीआई ने कहा है कि सबसे अधिक लोन आईसीआईसीआई ने दिया है, फिर आईडीबीआई ने और फिर एसबीआई ने। इस प्रेस रिलीज में क्यों नहीं बताया गया है कि लोन की राशि क्या है? यह भी साफ नहीं कि यह पैसा भारत के बाहर भेजा गया है या भीतर ही है। तो एसबीआई की टाइमलाइन से संदेह गहराता है कि 22,800 करोड़ से अधिक का लोन एनपीए हो रहा है, फ्रॉड हो रहा होगा। इसकी जांच के लिए 28 बैंकों को ध्यान आता है 2018 में। इसीलिए जानना जरूरी है कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी क्या है, इसके मालिक ऋषि अग्रवाल का किस किस से संबंध है, कंपनी का बिजनेस किन संस्थाओं से रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 15 फरवरी 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस की इस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि एबीजी शिपयार्ड का ऋषि अग्रवाल भारत से भाग गया है। इसमें लिखा है कि 26 जुलाई 2016 को पीएमओ में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन मोदी सरकार के तहत फ्रॉड पकड़ने का सिस्टम अब बहुत ज्यादा समझौता परस्त हो चुका है। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस फाइल। कभी वहां उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी एसबीआई सीबीआई को फाइल भेजते, कभी सीबीआई से फाइल वापिस एसबीआई में आती, और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। अब इस कहानी में फरवरी का संयोग देखिए। कांग्रेस ने 15 फरवरी 2018 को आरोप लगाया कि एबीजी कंपनी ने 30 बैंकों के साथ फ्रॉड किया है और ऋषि अग्रवाल भारत से भाग गया है। तब उसके बाद 4 साल बाद फरवरी 2022 में एफआईआर होती है। बीजेपी का आरोप है कि बैंकों ने लोन यूपीए के समय दिया, मोदी सरकार के समय पकड़ा गया, लेकिन यह जवाब भी पूरा नहीं है। इस आरोप से इस सवाल का उत्तर नहीं मिलता कि 23,000 करोड़ के मामले के फ्रॉड के केस में एफआईआर होने में 4 से 6 साल का वक्त क्यों लगा और ऋषि अग्रवाल कहां है? Actually, I should say, to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. Now, then a forensic audit was done, and some Ernst and Young or some group had gone into the details. Everything else was, collected and handed over to the CBI. And in 2020 and in 2022, CBI had filed 2 cases. In the meanwhile, the whole thing has also gone to NCLT for resolution. Now, normally, it takes, I said, 56 months, and in this case, it has taken, and off late, it is taking far lesser time to detect such things. क्या बैंकों का फ्रॉड पकड़ने में 52 से 56 महीने लगते हैं? वित्त मंत्री कह रही हैं कि इस बार समय कम लगा। जून 2017 से इस कंपनी के एनपीए की जानकारी आरबीआई के पास थी। एफआईआर होती है फरवरी 2022 में। लंदन की जिस लिबर्टी हाउस ने इसे उबारने का प्लान बनाया, उसे लोन देने वाले बैंकों ने ठुकरा दिया है। हिंदू बिजनेस लाइन ने लिखा है कि एबीजी उन 12 कंपनियों में से एक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालिया घोषित करने या स्वामित्व बदलने की योजना में शामिल किया था जून 2017 में। तो वित्त मंत्री ही बता सकती हैं कि जब आरबीआई ने जून 2017 में इस कंपनी को बैंकरप्सी कोड में डालने की योजना बनाई, उसकी सूची में डाला, तब भी क्या फ्रॉड की आशंका नहीं हुई थी? 23,000 करोड़ के फ्रॉड के मामले में एफआईआर के तीसरे दिन भी ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी और मीडिया के सामने उसके हाजिर होने की तस्वीरें नहीं हैं। इसलिए हम ऋषि अग्रवाल, एबीजी कंपनी और जहाज रानी सेक्टर से जुड़ी खबरों को सर्च करने लगे। इस वक्त हमारे पास सीधे तौर पर संबंध स्थापित करने के ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आप पहले की छपी हुई खबरों को ध्यान से देखेंगे, बहुत कुछ दिख सकता है। एसबीआई ने रविवार को एक प्रेस रिलीज जारी की, उससे संदेह दूर होने के बजाय गहरे हो गए
और सवाल बढ़ गए। उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है कि इस कंपनी को बचाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जहाज रानी सेक्टर के संकट के कारण उबारा नहीं जा सका। यह संकट क्या था, इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्या उस संकट के कारण यही एक कंपनी डूबती है 23,000 करोड़ लेकर, या बाकी जहाज रानी कंपनियों का भी लोन एनपीए होता है भारत में या भारत के बाहर भी? 6 साल पहले की यह खबर है। एएनआई ने इस वीडियो को जारी किया है। सूरत से एएनआई के संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि एबीजी कंपनी ने भारतीय कोस्ट गार्ड को प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए एक जहाज समुद्र पवक बनाकर दिया है। यह तीसरा जहाज है जिसे एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण एशिया में इस तरह का यह पहला जहाज है और इसे एबीजी ने बनाया है। समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसमें कई आधुनिक उपकरण हैं। 9 दिसंबर 2015 को यह खबर एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी है कि एबीजी शिपयार्ड ने भारतीय कोस्ट गार्ड को प्रदूषण नियंत्रक जहाज बनाकर दिया है, जिसकी डिजाइन रॉल्स रॉयस ने बनाई है। इस जहाज की लागत 120 करोड़ है। यह वीडियो 10 साल पहले का है। एनडीटीवी प्रॉफिट की अर्चना शुक्ला की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार एबीजी कंपनी को भारतीय नौसेना 970 करोड़ का ऑर्डर दे रही है, यानी यूपीए सरकार के समय ही करार हुआ था इसे भारतीय नौसेना के लिए 2 ट्रेनिंग जहाज बनाकर देने थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एबीजी शिपयार्ड के साथ साथ पीपावाव शिपयार्ड, भारतीय शिपयार्ड एंड एलएनटी शिपयार्ड को भी रक्षा सेक्टर से ऑर्डर मिले हैं। जिस कंपनी का भारतीय नौसेना के साथ लेन देन हो रहा हो और वह 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करे, यह मामला इतना साधारण नहीं है कि हिजाब के बहाने गोदी मीडिया इसे पीछे कर दे। क्या यह साधारण बात है कि जिस कंपनी को नौसेना जहाज बनाने का ऑर्डर दे रही थी, वो कंपनी दूसरी तरफ 28 बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेकर फ्रॉड कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेना के नाम पर इस कंपनी ने बैंकों को प्रभावित किया? बैंकों ने 23,000 करोड़ इस एक कंपनी को लोन क्यों दिया? एसबीआई की प्रेस रिलीज से इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं। इस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट बंद है, abgindia.com। कब से बंद है पता नहीं, लेकिन यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद से या उसके कुछ दिन पहले यह वेबसाइट बंद होती है या पहले से ही बंद है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का लिंक्डइन पर प्रोफाइल है, जहां बताया गया है कि इस कंपनी ने 165 जहाज बनाए हैं, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बेचा है। रक्षा मंत्रालय के अधीन परव्यू में रक्षा बेड़ों को बनाने में भी सक्षम है। 500 से 1000 इसके कर्मचारी हैं। कंपनी ने दावा किया है कि स्थापना के 15 साल के भीतर यह भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी बन जाती है। दुनिया भर में इसके ग्राहक बन जाते हैं। दफ्तर सूरत में है, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में। भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, नौसेना और अंडमान निकोबार प्रशासन अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके के जहाज बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों की कंपनियों के साथ जहाज बनाकर देने के करार की सूचना है। इन जानकारियों से लगता है कि कंपनी ने अपनी साख तो बनाई होगी, तभी नौसेना से लेकर तमाम कंपनियां उसे ऑर्डर दे रही हैं। लेकिन क्या यह बात हैरान नहीं करती है कि जिस व्यक्ति की कंपनी ने 28 बैंकों को चूना लगाया, उसके बारे में आप अभी तक कुछ नहीं जानते? उसका घर कैसा है, कितने जहाज हैं, कुछ नहीं जानते। दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वाई ऋषि अग्रवाल इज नॉट अरेस्टेड टिल डेट? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस एनसीएलटी में चल रहा था। 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? What Reserve Bank of India is doing in the entire case? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा?
जबकि 5 साल पहले एनसीएलटी में केस दायर हो चुका था। सूत्रों के हवाले से खबर चली है कि कोई आरोपी भारत से बाहर नहीं गया है। तब फिर सीबीआई ऋषि अग्रवाल को हाजिर क्यों नहीं कर देती है? ऋषि कमलेश अग्रवाल का संबंध एक बड़े उद्योगपति घराने से बताया गया है मीडिया की खबरों में। यह सिर्फ पारिवारिक संबंध की बात है, इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। सावधानी के साथ खबरें सुनिए। डीएनए अखबार की रिपोर्ट से मिली इस जानकारी का यह मतलब भी नहीं कि इस मामले में उक्त उद्योगपति की कोई भूमिका रही हो। यह निष्कर्ष बिल्कुल ना निकालें। हम बस ऋषि कमलेश अग्रवाल के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए देख रहे हैं कि उनके बारे में किस तरह की खबरें छपी हैं। इस हिस्से में इससे ज्यादा हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। 14 सितंबर 2017 के डीएनए में यह खबर सतीश जॉन के नाम से एडिट हुई है। पहली बार कब छपी है पता नहीं चलता। इस खबर में बताया गया है कि एबीजी के ऋषि कमलेश अग्रवाल का संबंध उद्योगपति घराना रुइया बंधु से है। इनका शिपयार्ड एसआर ग्रुप के हजीरा स्थित प्लांट के पास है। एबीजी शिपयार्ड को साइप्रस स्थित एसआर शिपिंग लॉजिस्टिक लिमिटेड की तरफ से 618 करोड़ का ऑर्डर मिला है जहाज बनाने के लिए। 10 अप्रैल 2007 के इकोनॉमिक टाइम्स में भी इस बारे में खबर छपी है कि एबीजी शिपयार्ड मार्च 2011 तक जहाज बनाकर एसआर कंपनी को सौंप देगी। यह सूचना एबीजी कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी दी है, लेकिन हमने बताया कि इसके अलावा इस कंपनी ने कई देशों को जहाज बनाकर दिए हैं। अब हम पहुंचते हैं भारत सरकार की एक वेबसाइट पर। भारत सरकार की एक संस्था है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। यह एक एजेंसी है जो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है ताकि दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़े। यह संस्था 2003 में बनी है। इसकी वेबसाइट पर एक बुकलेट मिला जिसमें एबीजी शिपयार्ड के बारे में दिया गया है कि इस कंपनी ने एक प्राइवेट सेक्टर में जहाज बनाने की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। यह भी लिखा है कि इस कंपनी ने 99 जहाज बनाए हैं और बेचे हैं। यह जानकारी कितनी पुरानी है। अब यहां से आप देख सकेंगे कि किस तरह सरकार की योजनाएं, गुजरात के मुख्यमंत्री के समय से ही प्रधानमंत्री मोदी की इस सेक्टर को लेकर तरह तरह की घोषणाएं, इन घोषणाओं में शामिल खिलाड़ी यानी कंपनियां एक दूसरे के नजदीक नजर आती हैं, एक ही मंच के आसपास नजर आएंगी। यह सेक्टर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम सेक्टर माना जाता है और इसके जरिए उनकी छवि नए क्षेत्र में नए लक्ष्य तय करने वाले नेता की बनाई गई। उसी सेक्टर की एक कंपनी 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करती है, जिसके बारे में कांग्रेस 2018 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता चुकी थी। बेशक एफआईआर अब जाकर हुई है। 2003 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई कंपनियों से करार किया कि वे राज्य में मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बनाएंगी। ये कंपनियां, उनका क्या हुआ? 2003 के 10 साल बाद 26 फरवरी 2013 के बिजनेस स्टैंडर्ड के मौलिक पाठक की यह पुरानी रिपोर्ट छपी है, जिसमें कहा गया है कि 3 साल तक हवा में महल बनाने के बाद गुजरात सरकार शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर गंभीर हुई है। 2007 का वाइब्रेंट गुजरात करीब आने वाला है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एबीजी शिपयार्ड, अदानी ग्रुप और निरमा ग्रुप के साथ बैठक की है कि मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की स्थापना कैसे की जाए। 2003 में निरमा और अदानी ग्रुप ने गुजरात सरकार के साथ करार किया कि मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस खबर में लिखा है कि निरमा को लगा कि इस योजना का कोई लाभ नहीं, इसलिए वो पीछे हट गई। सूत्रों के अनुसार एबीजी शिपयार्ड ने 25 एकड़ जमीन की मांग की, जो उनके शिपयार्ड के करीब है। अदानी ग्रुप ने भी 7 से 8 एकड़ की जमीन मांगी थी और राज्य सरकार ने एक कंपनी को जमीन देखने का काम दिया ताकि इन 2 कंपनियों को जमीन दी जा सके। यह खबर में लिखा है। इसके आगे की जानकारी हमारे पास नहीं है। इस बैठक में एबीजी शिपयार्ड के प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल भी मौजूद थे, जिनका बयान बिजनेस स्टैंडर्ड के संवाददाता ने लिया है। ऋषि अग्रवाल ने मौलिक पाठक से कहा है कि हमने राज्य सरकार से बात की है, फैसला किया है कि संस्थान स्थापित करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट अभी बहुत ही शुरुआती चरण में है। कांग्रेस ने भी इस बारे में सरकार पर आरोप लगाया है कि कम रेट पर कंपनी को जमीन दी गई। ये एबीजी शिपयार्ड वही कंपनी है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1400 स्क्वायर मीटर की जो जमीन थी वो 700 स्क्वायर मीटर में दी 2007 में, और 1 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर नहीं,
1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन 2007 को एबीजी शिपयार्ड को 1400 की जगह 700 में दी। यह भी सवाल मैंने नहीं पूछा, C&AG ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी आपने 1400 स्क्वायर मीटर की जमीन अपने मित्रों को 700 स्क्वायर मीटर में, और वो भी 1 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर क्यों दी? पुणे, मुंबई, लोनावाला और देश के अन्य जगहों पर मैरीटाइम संस्थान हैं जहां इन सब चीजों की पढ़ाई होती है। सवाल है कि 2003 में इसके लिए करार होता है तो यह संस्थान क्यों नहीं बना सके? ऐसा क्या था इनके बनने में जो अदानी से लेकर एबीजी ग्रुप से नहीं बना? कांग्रेस का आरोप है कि इस करार का फायदा उठाकर एबीजी ग्रुप ने बैंकों को प्रभावित किया और लोन लिया। पर यूनिवर्सिटी तो 100 करोड़ की है, यहां फ्रॉड 23,000 करोड़ का है। इस आरोप से भी पूरा जवाब नहीं मिलता। 25 जुलाई 2014 को गुजरात विधानसभा में सीएजी की एक रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मई और जुलाई 2006 के बीच गुजरात सरकार ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को 30 साल की लीज पर 2,68,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन दी। इसके लिए कंपनी को एडवांस किराया देना था। हर साल 3 साल के बाद किराया 10% बढ़ना था। मई 2013 में सीएजी ने पाया कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 2012-13 के लिए 1,13,00,000 का लीज रेंट नहीं वसूला, 2013-14 का भी लीज रेंट नहीं वसूला। कंपनी ने 2,10,00,000 का लीज रेंट नहीं दिया है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने बार बार नोटिस जारी किया, फिर भी एबीजी ने पैसे नहीं दिए। लेकिन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने लीज रेंट नहीं देने के कारण एबीजी पर कोई कार्रवाई भी नहीं की, जबकि समझौता पत्र में कार्रवाई करने की शर्त थी। यह बताता है कि एबीजी कंपनी और ऋषि अग्रवाल का रसूख कैसा रहा होगा कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड बार बार नोटिस देता है कि लीज रेंट दीजिए, लेकिन जिस कंपनी को बैंक 23,000 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं वो कंपनी 2 करोड़ का लीज रेंट क्यों नहीं चुका रही है? इस कंपनी को 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक की जमीन दी जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मौलिक पाठक की रिपोर्ट में ही आगे सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह कंपनी साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ करार करने की योजना बना रही है कि वहां जहाज निर्माण, समुद्र विज्ञान और नेवल आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो सके। सूत्रों के हवाले से लिखी इस खबर में कहा गया है कि 100 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। हमने साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर काफी कुछ सर्च किया, लेकिन इस तरह के कोर्स की जानकारी नहीं मिली। इतिहास में पहले भी हुआ है, लेकिन 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री का एक बयान मिला है जिसमें वे गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो राज्य सरकार की है। इस बयान को पीआईबी की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है। साथियों, समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार हो, एक ट्रेन्ड मैन पावर हो, इसके लिए गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है। इस सेक्टर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला यह देश का पहला संस्थान है। आज यहां समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानूनी की पढ़ाई से लेकर मैरीटाइम मैनेजमेंट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, उसमें भी एमबीए तक की सुविधा मौजूद है। दरअसल प्रधानमंत्री उस मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं जिसके लिए 2003 में निजी कंपनियों से करार हुआ था। उसकी बात कर रहे हैं जिसे गुजरात सरकार ने 2017 में बनाया। उनके बयान से ऐसा लगता है कि मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन जब गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है तो तब अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के सीईओ करण अदानी को सदस्य बनाया जाता है। इसके ब्रोशर में गौतम अदानी का संदेश भी छपा है। गवर्निंग बॉडी में राज्य सरकार के 6 IAS अफसर हैं, IIM बेंगलुरु, IIT गांधीनगर के निदेशक हैं। इसका मकसद है इस सेक्टर में ग्लोबल सेंटर बन जाना। इस प्राइम टाइम को आप YouTube में जाकर दोबारा से जरूर देखिए। पता चलेगा कि कैसे नई और शानदार लगने वाली योजनाओं का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन पूरा होने को लेकर जब आप पता करते हैं तो आधी अधूरी ही जानकारी मिलती है। हेडलाइन छपने के बाद योजनाएं लापता हो जाती हैं। अब अगर इस देश में प्रधानमंत्री हेडलाइन छपवाओ योजना चल रही है तो उसकी जानकारी हमें नहीं है, जिसके तहत योजनाओं का ऐलान हेडलाइन के लिए होता है और अगले दिन हेडलाइन के बदलते ही योजनाएं भुला दी जाती हैं। आपने
आपने पिछले 2 हफ्ते के प्राइम टाइम में ऐसे अनेक प्रसंग देखे होंगे। वाइब्रेंट गुजरात के दौरान किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जिस दिन श्वेत पत्र आएगा, आपको पता चलेगा कि हम इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं। जो कंपनियां एक इंस्टीट्यूट नहीं बना सकी, वो वाइब्रेंट गुजरात के समय ऐसे ऐसे प्रस्तावों का ऐलान करती रहीं ताकि हेडलाइन छपती रहें और लोगों को लगे कि बागों में बहार है। आप इस गेम को 20 साल बाद भी नहीं समझ पाएंगे। 11 जनवरी 2013 के दिन मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स में वाइब्रेंट गुजरात के छठे संस्करण को लेकर खबर छपी है। ईटी ने लिखा है कि छठे वाइब्रेंट गुजरात के पहले दिन एबीजी शिपयार्ड, एसआर जुबिलिएंट लाइफ साइंस, अदानी ने गुजरात में 28,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है। एबीजी ग्रुप ने 7,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है। मिंट की खबर में है कि एबीजी शिपयार्ड गुजरात के तटीय इलाकों में 5,000 करोड़ के निवेश से शिपयार्ड बनाएगी। कंपनी ने चल रहे वाइब्रेंट गुजरात के दौरान राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है, इससे 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कंपनी ने लिंक्डइन पर लिखा है कर्मचारियों की संख्या 1,000 है और वाइब्रेंट गुजरात में 4,500 रोजगार देने का वादा कर रही है। फ्रॉड की आदत लगता है शुरू से थी इसे। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की अश्लेषा खुराना की है, जो अप्रैल 2010 में छपी है। इसके अनुसार एबीजी शिपयार्ड की हाईटेक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट 2010 के साल के अंत में शुरू होने जा रहा है। जो छात्र इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा। इसमें यह भी लिखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000 करोड़ के निवेश आने वाले हैं। गुजरात शिप बिल्डिंग हब बनेगा, लेकिन यहां तो एक कंपनी 23,000 करोड़ का फ्रॉड कर जाती है। खबरों की दुनिया में 2003 से मैरीटाइम इंस्टीट्यूट आज बन रहा है तो कल बन रहा है, लेकिन जिस जगह पर इससे बनना था उसकी क्या हालत है हम दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो उस जगह की है जहां पर एबीजी शिपयार्ड कंपनी को मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बनाना था। बोर्ड पर एबीजी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट लिखा है, घिस गया है। इस योजना को लेकर जो हेडलाइन बन रही थी यहां इस हाल में है, उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। 2003 के वाइब्रेंट गुजरात में जो सपना बेचा गया वो इस तरह से खंडहर पड़ा है। इसी तरह के कई खंडहर आपको 20 साल बाद नजर आएंगे और आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप भी खंडहर हो चुके होंगे। फरवरी 2013 की बिजनेस स्टैंडर्ड की एक और खबर है कि एबीजी शिपयार्ड मैरीटाइम म्यूजियम बनाएगी, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। यह मामला इतना साधारण नहीं है। जांच एजेंसी को इस आदमी के राजनीतिक संबंधों के बारे में खुलकर बताने चाहिए। इस कंपनी का गुजरात सरकार से क्या संबंध रहा, इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारियां सामने आनी चाहिए। 30 मार्च 2015 के लाइव मिंट की खबर है, एबीजी शिपयार्ड ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस करियर बनाने के लिए फ्रांस के कंपनी से तकनीकी करार किया है। ऐसा करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी है। चूंकि प्रधानमंत्री इस सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए गेल इंडिया को मेक इन इंडिया सफल बनाने के लिए अपने टेंडर में बदलाव करने होंगे। इस खबर का आशय है कि एबीजी जो जहाज बनाएगी उसे गेल खरीदे या किराए पर चलाए। क्या इन खबरों के जरिए कंपनी अपने पक्ष में माहौल बना रही थी? वाइब्रेंट गुजरात से लेकर मैरीटाइम इंस्टीट्यूट और म्यूजियम बनाने की खबरों में झांसे का ही तत्व ज्यादा नजर आता है। एक तरफ इन हेडलाइनों से बैंकों का भरोसा लूटा जा रहा था, तो दूसरी तरफ जनता की आंखों में धूल। 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आचार संहिता लगने से पहले 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फेरी सेवा पर है उद्घाटन कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने दक्षिण गुजरात के दहेज और सौराष्ट्र के घोघा के बीच मोटर बोट की सेवा का उद्घाटन किया था, ताकि दोनों के बीच की दूरी 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर की हो जाए। लेकिन चुनाव बीत जाने के कुछ हफ्ते बाद ही यह फेरी सेवा खटाई में पड़ जाती है। चुनाव के एक साल बाद 27 दिसंबर 2018 के बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में है। सितंबर 2019 में अहमदाबाद मिरर में भी खबर छपती है कि अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, मगर गाद की सफाई न होने के कारण तीसरे महीने में इसकी सेवा बंद कर दी गई। अभी तक गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 3 बार गाद की सफाई की है, लेकिन इसके बाद भी अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। अहमदाबाद मिरर और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में फेरी सेवा देने वाली कंपनी इंडिगो सीवेज के चेयरमैन प्रबंध निदेशक चेतन कॉन्ट्रैक्टर का बयान है कि फेरी सेवा नहीं चला सकते। पानी की गहराई
कम होने से नाव फंस सकती है, लोगों की जान जा सकती है। आरोप लगाते हैं वे कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इस जलमार्ग से गाद नहीं निकालता है। मीडिया रिपोर्ट में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ मुकेश कुमार का बयान है। उन्होंने कहा है कि गाद की सफाई करने वाली मशीन अदानी ग्रुप की है जो खराब है। यह मशीन 600 करोड़ की है, इस कारण गाद निकालने का काम रुका हुआ है। 2 अक्टूबर 2019 को यह सेवा बंद कर दी गई। 30,000 टिकट कैंसिल कर दिए गए। 3 जुलाई 2020 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान है कि गाद की सफाई नहीं हो पाने के कारण 21 मार्च 2020 तक के लिए घोघा और दहेज के बीच की रो रो फेरी सेवा बंद कर दी गई है। इसी खबर में यह भी है कि अदानी की कंपनी को हजीरा पोर्ट पर रो रो टर्मिनल बनाने का टेंडर मिला है। सरकार को गाद की सफाई में काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कहानी का स्क्रिप्ट किसी क्राइम फिक्शन के जैसा है कि सीन में एक किरदार प्रवेश करता है और जब वो सीन से बाहर जा रहा होता है तो उससे भी ज्यादा मजबूत और धारदार किरदार प्रवेश कर रहा होता है। क्या केंद्र और गुजरात सरकार को नहीं पता था कि जिस जलमार्ग पर फेरी सेवा चलानी है वहां गाद भर जाने की समस्या रहती है, गाद निकालना महंगा काम हो सकता है? क्या इन बातों को नजरअंदाज कर टर्मिनल बनाए गए, सेवाओं का उद्घाटन किया गया ताकि हेडलाइन छपे और राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों को नए नए सपने बेचे जा सके? ठीक उसी तरह से जैसे मतदान के एक दिन पहले अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन से उड़ते हैं और उतर जाते हैं, सुरक्षा की हिदायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, एक स्टंट के रूप में पेश किया जाता है। उनकी वाहवाही होती है कि विपक्ष जो नहीं सोच सकता प्रधानमंत्री मोदी वो सोच लेते। लेकिन यह सेवा भी ठंडी पड़ गई, चली मगर चलकर भी रुक जाती है। वही हाल दहेज और घोघों के बीच की फेरी सेवा की है। तो इस तरह इंटरनेट में मौजूद तमाम छपी हुई सूचनाओं के जरिए एबीजी ग्रुप के बारे में आप इतना तो जान पाते हैं कि इसका संबंध वाइब्रेंट गुजरात से है, उस दौरान किए जाने वाले ख्याली घोषणाओं से है, जिसका संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हम कतई नहीं कह रहे कि बैंक फ्रॉड का संबंध उनसे है या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की प्रिय योजनाओं और अभियानों के बीच में यह कंपनी कई बार आती जाती नजर आती है। इसलिए उनकी भी जवाबदारी बनती है कि कुछ सवालों के जवाब ठोस तरीके से दिए जाएं कि जब जून 2017 में रिजर्व बैंक ने इसे 12 कंपनियों की सूची में डाला, तब से लेकर अब तक यानी 6 साल क्यों लगे इसके खिलाफ एफआईआर करने में? 17 नवंबर 2021 के दिन सीएजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन एनपीए को लेकर प्रधानमंत्री का एक बयान है जो इस संबंध में आपके काम आ सकता है। एनपीए को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। क्या वाकई सारे तथ्य देश के सामने रखे जा रहे हैं? अभी भी सरकार ऋषि कमलेश अग्रवाल के बारे में सारी जानकारियां जनता के बीच रख सकती है। गुजरात में जिस जहाज रानी सेक्टर को लेकर 1 दशक तक सपना दिखाया गया, वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया है। वहां हेडलाइनें छप रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप बनारस में बने बंदरगाह को ले सकते हैं। 2015 से लेकर कई साल तक ख्वाब दिखाया गया और बंदरगाह बना भी। सरकार ही दावा करती है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका नाम है। इस पर 2019-20 के दौरान करीब 92 लाख टन माल की ढुलाई हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जहाजरानी और बंदरगाहों के विकास का जिक्र है। 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति ने कहा कि अभी तक 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से 23 ही माल ढुलाई के लिए वायबल यानी उपयोगी पाए गए हैं। इसके ठीक 40 दिन पहले 21 दिसंबर 2021 को जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्यसभा में बता रहे हैं कि 2015 में राष्ट्रीय जलमार्ग कानून के बनने के बाद 13 जलमार्ग ही काम कर रहे हैं और 63 अनुपयोगी पाए गए हैं। फिर हमारा सवाल है कि जलमार्गों की संख्या बार बार 111 क्यों बताई जाती है? जितने जलमार्ग उपयोग में आ रहे हैं या आने वाले हैं उसकी संख्या क्यों नहीं बताई जाती है?
63 अनुपयोगी पाए गए हैं, तो फिर उन्हें जोड़कर क्यों संख्या 111 बताई जाती है? क्या जल मार्ग घोषित करना ही सबसे बड़ी खबर है, या जितने मार्गों का उपयोग हो उसकी सही सूचना खबर है? आज की शो की तैयारी करने में हमारी हालत बहुत खराब हो गई। आपको बेशक मजा नहीं आया होगा, क्योंकि इसे देखने और समझने में आपके पसीने छूट जाएंगे। हमने बस इतना देखने की कोशिश की कि जहाज रानी सेक्टर की दुनिया में यह कंपनी कहां खड़ी थी, किस तरह के करार कर रही थी, किस तरह के वादे कर रही थी, वो वादे किसके राजनीतिक फायदे के करीब थे, घोटाला कैसे हुआ, किससे हजारों करोड़ में से किस किस को हिस्सा मिला, इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश में 2 साल से राज्य महिला आयोग में ताले पड़े हैं। 15,000 शिकायतें लंबित हैं। पूर्व कमलनाथ सरकार ने जाते जाते महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए थे, लेकिन शिवराज सरकार ने उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी। मामला अब कोर्ट में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार गिरने से ठीक पहले कांग्रेस नेता शोभा ओझा को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। सदस्य भी नियुक्त किए थे, मगर शिवराज सरकार ने आते ही इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि आयोग को मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए जनवरी 2019 के बाद से महिला आयोग के सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है। आयोग में औसतन हर साल 3,000 शिकायतें आती हैं। आज की तारीख में 15,000 से ज्यादा अर्जियां लंबित हैं। रेप, गैंगरेप और घरेलू हिंसा जैसी संगीन शिकायतें रोज आ रही हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने से ज्यादा राज्य का महिला आयोग इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के सियासी दंगल का मैदान बनकर रह गया है। बेहद शर्मनाक है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिला आयोग जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी को ताले डाल रखे हैं। राजनीतिक विद्वेष के चलते महिला आयोग को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि यदि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में मैं भी लड़ सकती हूं और लड़की के समर्थन में, लड़कियों के समर्थन में कैंपेन चला रही हैं और सही मायने में वो लड़कियों की हितैषी हैं, पक्षधर हैं, तो उन्हें शोभा ओझा जी को निर्देशित करना चाहिए कि वो तत्काल प्रभाव से न्यायालय से उन्होंने जो स्टे लिया है वो वापस ले और सरकार को नए सिरे से महिला आयोग का अध्यक्ष चुनने का मौका दें, जिससे कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को सही समय पर न्याय मिल सके। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में हर रोज 6 महिलाएं बलात्कार की शिकार हो रही हैं। पिछले साल राज्य में रेप के 2,339 केस दर्ज किए गए, मतलब रोज करीब 6 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। जबकि राज्य में महिलाओं ने अलग अलग अपराधों से जुड़े 25,640 केस पिछले साल दर्ज कराए। सत्ता में आने के लिए कोई नारा देता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो कोई उन्हें देवी बनाकर पूजने लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता मिलने के बाद सबको अपनी कुर्सी की ही पड़ी होती है। इंसाफ के लिए, हक के लिए लड़की को तब भी लड़ना ही पड़ता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।